अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं दिशा यादव आज आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 7 लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हम आपको फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। आज हम आपको फेराडे के प्रथम और द्वितीय नियम दोनों के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगी। साथ ही साथ इतनी बेहतरीन जानकारी दूंगी आपको कि इससे पहले आपने कभी इतनी आसान तरीके से फेराडे के नियम को नहीं पढ़ा होगा। तो आज की क्लास मेरे साथ अंत तक कंप्लीट देखते रहना। इससे बनने वाले हर एक पॉइंट को हम आपके पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। और हम शुरुआत में ही बोल देती हूँ, बीच में भी बोल देती हूँ कि आपको जहां भी डाउट लगे, हमारे कंटेंट में आपको जहां भी डाउट लगे, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दें। हम उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। साथ ही साथ ये आज का टॉपिक क्लास 12 बीएससी नर्सिंग, सीपी नेट, बीएचयू, जीएसबीएम, पैरामेडिकल सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कीमती टॉपिक है, ठीक है। तो आज की क्लास प्लीज मेरे साथ कंप्लीट देखिएगा। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से बनने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा यदि आपने इसके प्रत्येक पार्ट को मेरे साथ अंत तक देखा तो, ठीक है। इसके प्रत्येक पार्ट आपको बहुत ही मन से, बहुत ही दिमाग से पढ़ने होंगे, तभी ये चैप्टर आपके समझ में आएगा। देखो ये चैप्टर कई हद तक डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन हमने कोशिश की है आपको आसान बनाने की, और सबसे आसान बनाएंगे आज हम फेराडे के नियम, ठीक है। तो मेरे साथ कंप्लीट देखना वीडियो को, हर एक पॉइंट को हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ साथ मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी केमिस्ट्री का अन्य आने वाले कंटेंट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आप ज्यादा कुछ ना कहते हुए बात करेंगे अपने कंटेंट पर। देखो सबसे पहले एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि प्रथम नियम या फिर फेराडे के द्वितीय नियम की डेफिनेशन लिखी, ऐसा तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसकी बनने वाली डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, ठीक है। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आपको यहाँ स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन दिख जाएगी, लेकिन सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि ये है कैसे। देखो हमने आपको पिछली क्लास जो पार्ट नंबर 5 पढ़ाया, उसमें विद्युत अपघटन के बारे में जानकारी, थोड़ी उसकी उथली जानकारी हम यहाँ पर भी ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे वहां बोल रखा था, वहां हमने आपसे बोल रखा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे, उसमें एक एनोड इलेक्ट्रोड को डालेंगे और दूसरा हमारा कैथोड को डालेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यदि सभी चीज मेरे साथ कॉपी में नोट डाउन करते रहे, हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको प्रत्येक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। जब तक नोट डाउन नहीं करोगे कोई भी पॉइंट आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नोट डाउन किया करें कॉपी में, क्योंकि यदि आप नोट अपने, देखो आप कहते हो कि पीडीएफ, जैसे कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो देखो पीडीएफ में हमारा लिखा आपको मिलेगा। हम आपको पीडीएफ दे सकते हैं, टेलीग्राम चैनल हमारा है ग्लोबल साइंस आईक्यू करके, ठीक है। हम जहाँ कॉपी पर कंटेंट बनाते हैं हम आपको वहां दे देंगे, लेकिन आप अंदाजा लगाना कि हमारे नोट्स और आप खुद के हाथों से बनाओगे नोट्स, वो अच्छे होंगे या फिर हमारे नोट्स अच्छे होंगे। तो कोशिश किया करें कि आप अपने नोट्स को अपने हाथों से बनाएं, जिससे कि आपकी चीज और ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और हमें उम्मीद है कि हमारे प्यारे स्टूडेंट्स अपने हाथों से ही नोट्स बनाते होंगे, ठीक है। पीडीएफ एग्जाम के टाइम आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, इसकी टेंशन ना लें आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे ये चैप्टर नहीं लिख पाया, मेरे नोट्स नहीं बना पाए, प्लीज मुझे इसके नोट्स दे दीजिए, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो देखो हमने आपको विद्युत अपघटन में पढ़ाया था कि कोई एक हम पात्र लेंगे जिसमें हम कोई विलयन भरेंगे, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कोई ए बी विलयन भर लिया, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई ए बी विलयन भर लिया इसमें, और 2 इलेक्ट्रोड, एक हमारा एनोड होगा और दूसरा हमारा कैथोड होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपने डेनियल सेल में पढ़ रखा है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि डेनियल सेल
सेल में कि हम उसमें रासायनिक ऊर्जा देने से हमें करंट प्राप्त होता है। पहले हम वहां पर केमिकल रिएक्शन कराते हैं, केमिकल रिएक्शन से हमें केमिकल एनर्जी प्राप्त होती है, उसके बाद हमें करंट प्राप्त होता है। कब? डेनियल सेल में, ठीक है। जबकि विद्युत अपघटन में आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा कि क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, करंट देते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, करंट देते हैं, और करंट से यहाँ पर हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, जिससे मुझे केमिकल एनर्जी प्राप्त होती है, रासायनिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। आपको पता है एनोड हमारा, एनोड को हम प्लस से और कैथोड को हम माइनस से ज्वाइन करेंगे। डेनियल सेल में ठीक इसका विपरीत था, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जब हम यहाँ पर इस चीज को जब इस बैटरी को यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ से आवेश प्रवाहित स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि ए हमारा प्लस है, बी हमारा माइनस है, तो पिछली क्लास में आपने पढ़ रखा है कि माइनस वाला चार्ज जो होगा वो किसकी तरफ जाएगा, वो जाएगा प्लस की तरफ, और ये जो प्लस वाला होगा वो किसकी तरफ जाएगा, प्लस वाला जो होगा वो माइनस की तरफ जाएगा, ठीक है। क्यों जाएंगे? पिछली क्लास में अपने पाप धोने के लिए, ठीक है, पिछली क्लास में बता चुके हैं, ये अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। कहने का मतलब है ए माइनस जो होगा वो प्लस रे की तरफ जाएगा, और माइनस वाला जो आयन होगा वो किसकी तरफ जाएगा, वो जाएगा प्लस वाला जो होगा वो माइनस की तरफ, माइनस वाला जो होगा वो प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज आपने सीख रखी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मोटा मोटा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर क्या होगा कि जब ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो आपको पता है या तो यहाँ जाकर के ये चिपक जाएगा, ठीक है। जब ये हमारा आयन यहाँ जाएगा तो वो यहाँ पे जाकर के या तो चिपक जाएगा, या फिर यहाँ से गैस बन के उड़ जाएगा, या तो ये सॉलिड स्टेट में, जैसे कि हमारा Cl हुआ, Cl अगर हमारा यहाँ पर होगा तो वो जब Cl माइनस यहाँ पर प्लस रे की तरफ जाएगा, Cl माइनस यदि हमारा यहाँ पर ये Cl माइनस यदि प्लस रे की तरफ जाएगा तो वो गैसीय स्टेट में होगा, और गैसीय स्टेट में यदि होगा तो वो उड़ जाएगा, ठीक है। जबकि यदि ये हमारा प्लस वाला या फिर ये माइनस वाला हमारा सॉलिड स्टेट में है, तो वो यहाँ अपने पाप धोने के लिए जाएगा, अपना आयन को खत्म करने के लिए जाएगा। अपने आयन को जब ये स्टूडेंट्स खत्म करने के लिए जाएगा, तो यदि ये सॉलिड स्टेट में हुआ तो ये इस छड़ पर चिपक जाएगा, और यदि गैसीय स्टेट में हुआ तो ये यहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज आपने पढ़ रखी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मोटा मोटा पॉइंट है कि आप जितनी यहाँ पर आवेश देंगे, आप जितना अधिक यहाँ पर आवेश देंगे, ये दोनों आयन उतनी ही तेजी से यहाँ पर चिपकेंगे जाकर के, उतनी ही तेजी से ये उत्पाद बनाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि जैसे कि A माइनस है, ठीक है, A माइनस क्या करता है, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके A प्लस बना देता है, ठीक है। इसी प्रकार से C आपका जो C प्लस था वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रेड करके C बना लेता था, ठीक है। ये हमारे क्या थे, ये हमारे उत्पाद थे, A और C हमारे क्या थे, उत्पाद थे, जो अपने ऊपर आयन को हटा करके पवित्र हो जाते थे, ठीक है। अपने ऊपर आयन को हटा करके उत्पाद A और C बना लेते थे। उसी प्रकार से ये A प्लस और B माइनस आयन इस इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और यहाँ पर अपने आवेश को छोड़ करके चिपक जाएंगे, और ये जब यहाँ पर चिपक जाएंगे, जितनी अधिक हम यहाँ से आवेश देंगे, ये उतनी ही तेजी से यहाँ पर बहना स्टार्ट करेंगे और उतनी ही तेजी से उत्पाद का निर्माण करेंगे, ठीक है। उतनी ही तेजी से ये उत्पाद का निर्माण करेंगे। हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि उत्पाद का मतलब कि हमें द्रव्यमान जो प्राप्त होगा वो किसके समानुपाती होगा, Q के समानुपाती होगा, आवेश के समानुपाती होगा। हम यहाँ से कितना आवेश दे रहे हैं, जितना हम आवेश देंगे, बनने वाला उत्पाद, बनने वाला द्रव हमारा उतना ही अधिक होगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज बहुत ही आसान लगी होगी, ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं थी। कहने का मतलब है हमारे कोई एक पाथ जिसमें A और B कोई विलयन भरा हुआ है, A प्लस है, B माइनस है, हमने इलेक्ट्रोड और कैथोड और इलेक्ट्रोड की दो छड़ों को डाला, तो एनोड और कैथोड। एनोड पर आपको पता है माइनस वाला जाएगा और कैथोड पर हमारा
हमारा प्लस वाला जाएगा, क्योंकि विद्युत अपघटन में कैथोड माइनस सिरा होता है और एनोड हमारा प्लस सिरा होता है। ठीक है, यहाँ से जब ये इधर जाएगा, यहाँ से इधर ये जाएगा, तो यदि ये गैसीय स्टेट में हुआ तो ये अपने आप को पवित्र करके यहाँ से उड़ जाएगा, अपने आयन को यहाँ पर त्याग करके उड़ जाएगा। लेकिन यदि सॉलिड स्टेट में हुआ तो ये यहाँ पे जाकर के चिपक जाएगा। जब ये यहाँ पर जाकर के कब चिपकेगा, जब हम यहाँ इस बैटरी से आवेश देंगे, करंट देंगे, और स्टूडेंट्स इससे देने वाला करंट जितना अधिक होगा बनने वाला उत्पाद उतना ही अधिक होगा। आ गया होगा अब तो समझ में कि M समानुपाती Q। यदि हम इस M की जगह आपने कहीं कहीं बुक में W भी देखा होगा, यहाँ पर मतलब है उत्पाद से। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद M यदि हम इस समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक स्थिरांक जोड़ेंगे, जो समानुपाती स्थिरांक हमारा Z होगा और Q लिख देंगे। इस पॉइंट को मोटे तौर पर याद रखना, हम सभी चीज को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जैसे कि Z बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, समानुपाती स्थिरांक। इसे एक चीज और कह सकते हैं, वो कोष्टक में नोट डाउन कर लीजिए, हम आपको आगे चल के इसके बारे में बताएंगे कि ये है क्या। तो देखो Z बराबर हमारा समानुपाती स्थिरांक है, हमने Z यहाँ समानुपाती के स्थिरांक को हटाया, Z स्थिरांक के रूप में जोड़ा। इससे हम कह सकते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। समानुपाती स्थिरांक का दूसरा नाम विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी होता है। ठीक है, इस चीज को भी नोट डाउन कर लेना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है आगे पता चलेगा। वीडियो को कंप्लीट देखिए तभी समझ में आएगा। इतनी चीज आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम आपको बता देते हैं, एक फॉर्मूला होता है, इतनी चीज इसे हम चलो बना रहे हो, यहाँ से आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। एक फॉर्मूला होता है Q/T। कितने, जितना आवेश कोई आवेश आपने कितने समय में दिया और वहां से कितनी धारा प्रभावित हुई, I बराबर Q/T। ठीक है, और यदि हम यहाँ से Q का मान निकालना चाहें तो हमारा Q बराबर हो जाएगा IT। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मीन्स हमें ये Q का मान मिल गया। इस Q के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर M बराबर Q का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो M बराबर ZIT हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा फैराडे का प्रथम नियम, M बराबर ZIT। इतना होने के बाद इस चीज को हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं सवाल के स्तर पर। देखो एक तो एग्जाम में सवाल आपको इस फॉर्मूले से पूछे जाएंगे, आपको Z दे दिया जाएगा और I का मतलब है धारा एम्पियर, कितनी एम्पियर में दी गई है, और आपको समय, जैसे एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको समय यदि घंटे में दिया जाए तो आपको वहां सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि इस फैराडे के नियम में आप सबसे पहले याद रखना कि फैराडे के नियम में जो यहाँ पर मात्रक लिया जाएगा वो SI पद्धति में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर T जैसे आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल सेकंड में ना दे करके घंटे में दे दिया जाए तो आप सेकंड 60 का मल्टीप्लाई करके उसे सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से इस चीज को और सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ आगे चर्चा करने से पहले अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। इसी के साथ साथ अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और इसके आगे देखो, एक तो आपको यहाँ से पूछा जाएगा, आगे हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो नोट करके लिख दीजिए। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये चीज। नोट बराबर देखो एक फॉर्मूला होता है Z बराबर E/F। Z बराबर E/F। E का मतलब होता है तुल्यांकी भार। E का मतलब होता है क्या, तुल्यांकी भार, यहाँ तुल्यांकी भार। ठीक है, और F का मतलब आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, F का मतलब होता है 1 फैराडे। 1 फैराडे का मान हम आपको पहले ही बता चुके, 96,500। कितना होता है, 96,500। ठीक है, यदि हम क्या करें, यहाँ पर इस चीज को Z बराबर E/96,500 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, E हमारा होता है तुल्यांकी भार और F का मतलब
मतलब 1 फेराडे बराबर होता है 96,500। ठीक है, कितना होता है 96,500। हमने 96,500 को लिख दिया। अब बात की जाए कि हमें एग्जाम में ई का मान हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए ई बराबर होता है मोलर द्रव्यमान। ई बराबर मोलर द्रव्यमान बटे एक्स। मोलर द्रव्यमान बटे एक्स। देखो यदि आपको एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो आपको एग्जाम में मोलर द्रव्यमान दिया जाएगा और एक्स का मतलब होता है एस का मतलब होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपको आगे चल के पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर हम इसमें रख देंगे। इस चीज को हम समीकरण नंबर इसमें रखेंगे। ये मान लीजिए सेकंड है हमारा। इसमें रखने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, m बराबर e बटे 96,500 IT। क्या हो जाएगा 96,500 IT। एक बार हम फिर से समझाएंगे इस चीज को। इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आपको पता है कि हम जितना आवेश देंगे उतना हमें द्रव्यमान उत्पाद प्राप्त होगा। m समानुपाती हमारा q हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से समानुपाती का निशान हटाएंगे, स्थिरांक जोड़ेंगे z। ठीक है, और z बराबर हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। z बराबर हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला आपने सुना होगा I बराबर Q बटे T। यहाँ से हम Q आवेश का मान निकालेंगे जो कि IT निकल के आएगा। उस IT को हम Q की जगह रख देंगे, हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इस चीज को यहाँ हम फॉर्मूले के रूप में मान सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इससे आगे भी देखो सवाल इससे भी बनते हैं और इसे आगे सिद्ध करके हम क्या कर सकते हैं कि Z का मान भी लिख सकते हैं। जो यहाँ हमने विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकाला, ये हमारा क्या होता है, इसको रख करके कि तीसरा फॉर्मूला यहाँ से ज्ञात किया जा सकता है, जो कि हमारा हो जाएगा E बटे F। E बटे F हमारा 96,500 होता है और E हमारा मोलर द्रव्यमान और बटे x होता है। ठीक है, हम इस z के मान को यहाँ रख करके इस फॉर्मूले को निकाल लेंगे। इस प्रकार से हमारे फैराडे के प्रथम नियम से 3 फॉर्मूले बन के तैयार हुए और तीनों फॉर्मूले से बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। नहीं हुई कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार की मन में टेंशन मत लेना। ना आप ये सोचो कि समझ में नहीं आया, एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे, हम कैसे करेंगे। तो चलिए अब डायरेक्ट बात करेंगे न्यूमेरिकल पर। इस चीज की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब बात करेंगे आगे। ठीक है, देखो हमारे साथ न्यूमेरिकल को कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना। हम किसी भी चीज को पहले से लिख करके नहीं रख रहे हैं। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन जितनी लंबी उतनी ही बेहतरीन आपके एग्जाम के लिए। जैसे और हाँ, अब साथ ही साथ बता देते हैं कि फैराडे के नियम की डेफिनेशन वैसे नहीं पूछी जाएगी, फिर भी आपको यहाँ इस स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप फैराडे के नियम की, जो फैराडे के प्रथम नियम की डेफिनेशन है, यहाँ लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन में से प्रभावित आवेश के समानुपाती होती है। उसकी जो मात्रा होगी, प्रभावित हुए इलेक्ट्रोड की जो मात्रा होगी वो किसके समानुपाती होगी, उसके आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इससे बनने वाला, जैसे कि एग्जाम में न्यूमेरिकल दे दिया जाए, फर्स्ट न्यूमेरिकल पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन मेरे साथ नोट डाउन करना, कितना कॉपर अवक्षेप हुआ, कितना कॉपर अवक्षेपित हुआ, कितना कॉपर अवक्षेपित हुआ कब, जब कॉपर सल्फेट विलयन का, जब कॉपर सल्फेट विलयन का 1 घंटे तक, विलयन का 1 घंटे तक 5 एम्पियर
विद्युत अपघटन किया। कितना कॉपर अवक्षेपित हुआ? जब कॉपर सल्फेट विलयन का 1 घंटे तक 5 एम्पियर करंट देने पर 5 एम्पियर करंट देकर अवक्षेपित किया, करंट देकर विद्युत अपघटन किया। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कितना कॉपर अवक्षेपित हुआ जब कॉपर सल्फेट विलयन का 1 घंटे तक 5 एम्पियर करंट देकर के विद्युत अपघटन किया? क्या पूछा गया है आपको? सबसे पहले यहाँ पर कितना कॉपर इकट्ठा हुआ रॉड पर, अभी हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको दिया गया है कॉपर का मोलर द्रव्यमान। ये कॉपर का मोलर द्रव्यमान हमेशा याद रखना, वैसे एग्जाम में तो दिया ही जाएगा। कॉपर का मोलर द्रव्यमान है 63.5 किलोग्राम। ठीक है, 63.5 किलोग्राम। ठीक है, इतनी चीज आपको एग्जाम में दी जाएगी। कितना कॉपर अवक्षेपित हुआ जब कॉपर सल्फेट विलयन का 1 घंटे तक 5 एम्पियर करंट देकर के विद्युत अपघटन किया? जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कॉपर सल्फेट का ये विलयन है, जिसमें आपको पता होगा हम क्या करेंगे, करंट देंगे। ये हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन है, हम क्या करेंगे, इसमें करंट देंगे। ये हमारा प्लस सिरा होगा, ये हमारा माइनस सिरा होगा। यहाँ पर जो ये किया जाएगा वो 1 घंटे के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट प्रभावित किया जाएगा। एक कॉपर सल्फेट के विलयन में 5 एम्पियर का करंट प्रभावित किया जा रहा है, वो भी कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। आपको पता होना चाहिए जब हम ऐसा करेंगे तो इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर किधर जाएगा, माइनस सिरे की तरफ, और माइनस सिरे की तरफ जाकर के ये यहाँ पर चिपकना स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना कॉपर चिपकेगा या फिर कितना कॉपर अवक्षेपित होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का कहने का मीन्स है। अब आपको पता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में से 2+ कॉपर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, Cu। क्या बना लेगा, Cu। ठीक है, लगा लीजिए फॉर्मूला, आपके लिए हो जाएगा इजी। आप देख सकते हैं आपको एम्पियर आई का मान दिया गया है, समय t 1 घंटा दिया गया है, साथ ही साथ आपको मोलर द्रव्यमान दिया गया है। मोलर द्रव्यमान आप देख सकते थे E बराबर था, E बराबर मोलर द्रव्यमान बटी x था। आप समझ गए होंगे बनने वाला फॉर्मूला M बराबर E बटे 96,500 IT। E बराबर 96,500 IT। M बराबर, M का मतलब क्या है, उत्पाद। कि उत्पाद हमारा कोई भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा कॉपर का उत्पाद हम देख रहे हैं कि कॉपर यहाँ पर कितना इकट्ठा हुआ, कितना उत्पाद हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, हम M बराबर, आपको पता है E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है मोलर द्रव्यमान बटे x। मोलर द्रव्यमान को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, बटे हमारा x हो जाएगा। आप देख सकते हैं मोलर द्रव्यमान हमें दिया गया है किसका, कॉपर का। कितना स्टूडेंट्स, 63.5 बटे x का मतलब था स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का, बटे 2। हम इस मान को यहाँ रखेंगे 63.5 बटे 2 इंटू 96,500 और इंटू आई का मान रखेंगे। कितनी धारा प्रभावित की जा रही है, 5 एम्पियर की। साथ ही साथ समय कितना है इसका, 1 आवर। और सॉरी, यहाँ पर घंटे में दिया गया है, आपको घंटे में दिया गया है। 1 घंटा बराबर हमारा कितना होता है, 60 मिनट। और मिनट को हम कर लेंगे सेकंड में, तो 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, तो हमारा 60 इंटू 60 हो जाएगा। इस चीज को आपको सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। जो स्टूडेंट्स इसका सही और अच्छे से आंसर देंगे, नेक्स्ट क्लास में उनका नाम हम जरूर लेकर के आएंगे। M बराबर 63.5 बटे 2 इंटू 96,500 इंटू 5, 60 इंटू 60। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा।
हमें 1 बिलियन दिया गया था, 1 घंटे तक उसमें हमने 5 एम्पीयर की धारा प्रभावित की। साथ ही साथ आपने देखा मोलर द्रव्यमान दिया गया था, हमें फॉर्मूला ये यूज करना था। एक सवाल और लगवाएंगे, उसके तौर पर बताएंगे कि कब कैसे फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, इतनी चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आगे अब बात करेंगे, देखो आगे है अब आपका सेकंड सवाल है, जैसे कि सेकंड सवाल आपका है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन, कॉपर सल्फेट के विलयन, कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघटन, कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन 2 फैराडे, 2 फैराडे आवेश, 2 फैराडे आवेश दिया गया हो। कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघटन करने के लिए 2 फैराडे क्या दिया गया हो, आवेश दिया गया हो। 2 फैराडे आवेश दिया गया हो, आवेश दिया गया हो, दिया गया हो। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है गया हो तो कॉपर कितना जाकर के चिपकेगा, तो कॉपर कितना चिपकेगा, कहां पर, इलेक्ट्रोड पर कितना चिपकेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघटन जब 2 फैराडे आवेश देकर के किया गया तो कॉपर कितना जाकर के चिपकेगा, समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन, यहाँ पर हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। कॉपर सल्फेट के विलयन में हम करंट को प्रभावित करेंगे। करंट यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहा है, 2 फैराडे। कितना आवेश हम दे रहे हैं, 2 फैराडे। 2 फैराडे आवेश देने पर यहाँ से जाकर के कॉपर यहाँ कितना चिपकेगा आपको वही बताना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का समय नहीं दिया गया, किसी भी प्रकार की धारा आपको आवेश दिया गया है, और साथ ही साथ आपको ना तो यहाँ पर और कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो होगा, देखो जब आपको समय दिया गया तब आप फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर E/96,500 इंटू IT, और जब आपको ना दिया जाए तब आप फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर E/F इंटू Q। अब E/F हम इसे पहले क्या लिख सकते थे, m बराबर Z/Q। ठीक है, क्योंकि हमें Q आवेश दिया गया है। क्यों हमने ये फॉर्मूला रखा, क्योंकि मुझे आवेश दिया गया है, फैराडे हमें पता है, और E मोलर द्रव्यमान भी हम अभी पता कर लेंगे। कैसे करेंगे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपको कॉपर सल्फेट के विलयन में 2 फैराडे आवेश दिया गया, कितना चिपकेगा जाकर के, तो आपको पता है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu बना लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का पता चल गया है। Q आवेश भी मुझे पता है, तो हमारे दिमाग में आता है कि जब मुझे आवेश दिया गया है फॉर्मूला ऐसा चाहिए जिसमें Q आना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि m बराबर ZQ और Z हमारा E/F होता है। ठीक है, तो m बराबर हमारा E आपको अभी हमने बताया कॉपर के लिए आपको एग्जाम में दिया जाएगा। कॉपर के लिए जो E बराबर होता है, कॉपर के लिए जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 63.5, 63.5, और x का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा f का मान कितना यहाँ पर दिया गया है, 63.5। E बराबर हमारा मोलर द्रव्यमान बटे x का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन। तो हमारा कॉपर का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 63.5 होता है, और बटे 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहे हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा 63.5 बटे 2 इंटू 96,500। ठीक है, 96,500 कहाँ से आ गया, जैसे फैराडे का हमने मान रख दिया। फैराडे का मान आपने जब रख दिया उसके बाद आप समझ सकते हैं, जब हमने इतना किया इंटू आवेश रखेंगे। आवेश आप देख सकते हैं, आवेश यहाँ से कितना जा रहा है, आवेश हमने यहाँ पर कितना दिया, 2F, 2 फैराडे हमने आवेश दिया। जब हमने यहाँ पर
2 इंटू 96,500, 96,500 इंटू फेराडे का मान हम रख देंगे 96,500। इससे ये पूरा कट जाएगा, एम बराबर हमारा 63.5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको आई होप समझ में आ चुकी होगी। जब आवेश दिया जाए एग्जाम में तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और समय दिया जाए तब आप पिछले सवाल में जो फॉर्मूला लगाया उसको लगाएंगे। ठीक है, और ऐसा दिए जाने पर आप क्या करेंगे, आवेश दिया गया था 2 फैराडे, उसको हमने रख करके इस मान को रख करके काटापीटी कर करके और हमने इसका मान को निकाल लिया। आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से डिटेल में और बारीकी से समझ में आ चुकी होगी। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप पढ़ेंगे फैराडे के सेकंड नियम को। ठीक है, और मेरे साथ नोट जरूर बनाते चलना स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब बात करते द्वितीय नियम पर। तो अब बात करते द्वितीय नियम पर। देखो, द्वितीय नियम की जो भी डेफिनेशन होगी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगी। डेफिनेशन से इतना आपको मतलब भी नहीं होना चाहिए, बस इतना होता है कि डेफिनेशन से आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाती है। लेकिन डेफिनेशन हमारे हिसाब से उस चीज को इतना एक्सप्लेन कर दीजिए कि डेफिनेशन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो जैसे कि आपको हम यहाँ पर लेंगे, जैसे कि 2 पाथ हुए हमारे सेकंड नियम पर क्या होगा, जैसे कि हमारे 2 पाथ हुए, एक में हम भर लेंगे कॉपर सल्फेट, एक में हम भर लेंगे जिंक सल्फेट। जैसे कि इसमें हमने भर लिया जिंक सल्फेट और इसमें हमने भर लिया कॉपर सल्फेट। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 पाथ को लेंगे और हम उन दोनों पाथ में क्या करेंगे, करंट को प्रभावित करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें करंट को प्रभावित करेंगे और क्या करेंगे, बीच में इस श्रेणी से। देखो, ये जो द्वितीय नियम होगा इसमें 2 पात्र, एक में जिंक सल्फेट लिया हमने, दूसरे में कॉपर सल्फेट लिया। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पर करंट स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने, देखो ये जो होता है वो विद्युत अपघटन से प्रभावित, यहाँ पर क्या होता है कि श्रेणी में, एक श्रेणी में करंट प्रभावित किया जाता है, इसलिए 2 पात्र या फिर 2 से अधिक पात्र भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, कितने भी पात्र हम यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करंट जो होगा वो श्रेणी में प्रभावित किया जाएगा। ठीक है, जब हमने ऐसा कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ऐसा करने पर, और एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस, हम कितने भी यहाँ पर सल्फेट के विलयन लेकर के करंट प्रभावित कर सकते हैं, कितने भी हम यहाँ पर विलयन ले सकते हैं और करंट जो प्रभावित किया जाएगा वो श्रेणी में किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जब श्रेणी में करंट प्रभावित किया जाता है तब हमारा दिया गया आवेश समान होता है। जैसे कि यहाँ की बात की जाए तो जब हम करंट प्रभावित करेंगे तो देखेंगे कि बनने वाला उत्पाद कितना होगा, तो वो M बराबर किसके होगा, ZQ के। ठीक है, किसके बराबर होगा, ZQ के। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, ZQ के। किसके होगा, ZQ के। M बराबर आप किसका कर रही है, ZN का। ठीक है, ZN का ही तो उत्पाद प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ZNQ हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा M कॉपर बराबर Z कॉपर Q हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। आपको पता है आवेश श्रेणी में जब हम आवेश देते हैं, ये हमारा श्रेणी है एक प्रकार की, यहाँ से करंट यहाँ जाएगा, यहाँ से करंट यहाँ जाएगा, आगे होता तो वहां भी हमारा करंट जाता। तो जब हम श्रेणी में कभी आवेश देते हैं तो वो हमेशा समान होता है, इससे ये हमारा कट जाएगा। तो हमारा MZN यहाँ पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हमारा हो जाएगा MZN बटे M कॉपर बराबर आपका ZZN बटे Z कॉपर हो जाएगा। ये चीज आपकी निकल के आ जाएगी जब श्रेणी में क्या दिया जाता है, आवेश। ठीक है, जब किसी श्रेणी में आवेश दिया जाता है उसमें बनने वाला उत्पाद जो होता है वो उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। जैसे कि हमारा जिंक का द्रव्यमान किसके बराबर होगा, जिंक के रासायनिक तुल्यांक भार के। इसी प्रकार से कॉपर का उत्पाद किसके बराबर होगा, कॉपर के रासायनिक तुल्यांक भार के। ठीक है, क्योंकि श्रेणी में दिया जाने वाले आवेश का करंट हमेशा बराबर होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हो चुकी है बारिश स्टार्ट, तो आपको बीच में थोड़ी आवाज गूंज रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, टॉपिक तो मुझे पूरा ही फिनिश करना है, बीच में छोड़ने से कोई फायदा नहीं। जैसे कि हम यहाँ पर ऐसा जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट ना लेते तो
तो हम यहाँ पर इसे मान सकते हैं ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है, ठीक है, ये हमारा Z1 है, ये हमारा Z2 है। इस प्रकार से भी हम इस चीज को मान सकते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे हम एक चीज और नोट डाउन करेंगे, यहाँ से इसको हम साफ करेंगे और आगे हम जैसे कि बात कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं M बराबर, जैसे कि आपको एग्जाम में आवेश 1 फेराइड दे दिया जाए, एग्जाम में यदि आपको Q बराबर 1 फेराइड दे दिया जाए तो M बराबर ZQ होता है, ठीक है। तो M बराबर हमारा कितना हो जाएगा, Z बराबर E/F और इंटू हमारा Q कितना दिया गया 1 फेराइड, F से F कट जाएगा, M बराबर हमारा E निकल के आ जाएगा। यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि यदि 1 फेराइड आवेश दिया जाए, यदि यहाँ पर किसी भी श्रेणी में 1 फेराइड आवेश दिया जाए तो बनने वाला जो दिया जाए और विद्युत अपघटन से प्राप्त तुल्यांकी भार के बराबर उत्पाद प्राप्त होता है। जब किसी श्रेणी में 1 फेराइड उत्पाद दिया जाए तो बनने वाला उत्पाद किसके बराबर होता है, 1 तुल्यांकी रासायनिक भार के बराबर होता है, ठीक है। आई होप आपको दोनों ही नियम अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। देखो बारिश ज्यादा स्टार्ट होने के कारण थोड़ा हमें जल्दबाजी करनी पड़ी, लेकिन सॉरी, हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर बारिश बहुत तेज होना शुरू हो चुकी है, आपको इसकी आवाज भी गूंज रही होगी, तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वैसे हमने दोनों नियम को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ये फेराडे नामक वैज्ञानिक ने सन 1833 ईस्वी में दोनों नियम को दिया था, ठीक है। डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी फेराडे के द्वितीय नियम की, ठीक है। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन आज पर हमने छोड़ा उसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। साथ ही साथ पिछली क्लास में जो क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था उसका आंसर महेंद्र यादव, ओनली महेंद्र यादव स्टूडेंट्स ने सही और अच्छे से दिया। थैंक यू, आप लगातार ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और अन्य स्टूडेंट्स देखो प्लीज आप लोग आंसर दिया करें, आंसर देने से हमें भी अच्छा लगता है और आपको भी पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, पूरा अच्छे से डिटेल से दें। हमारी यही इच्छा है, हम यही चाहते हैं कि आप जो भी हमारी वीडियो को देखें उससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन हम आपको देते हैं तो उसका आंसर जरूर दें, ठीक है। और ये दोनों नियम आपको कैसे लगे, समझ में आए या नहीं आए, आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारे केमिस्ट्री का अन्य आने वाला कंटेंट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस फेराडे के नियम की क्लास पर इतना शेयर करना कि जल्द से जल्द आपके 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मेरे हिसाब से हमने नियम को बहुत ही अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की और इससे पहले आपने इतनी सरल तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा। चलिए चलते, ज्यादा कुछ ना कहते हुए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।